बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ये एक सब टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पीट एंड सब्सटेंस है, कलरेबल लेजिस्लेशन है, फिर ऑक्यूपाइड फील्ड है, रेसिड्यूअरी पावर है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग भी आता है, एक्लिप्स भी आता है। तो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक बहुत ही बड़ा कानून है, एक सुप्रीम लॉ है ऑफ द कंट्री। वेयर देर इज अ कंफ्यूजन अबाउट इट्स मीनिंग, कोर्ट यूज दिस प्रिंसिपल्स टू इंटरप्रेट इट करेक्टली। कभी देखिए कानून में, देखिए कानून जो है वो शब्दों से बनता है, और कभी कभी ऐसे शब्द कानून के अंदर होते हैं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी कभी वो कंफ्यूजिंग भी होता है क्योंकि उसमें वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आते। तो अपने को क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल्स जो है ना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, पीट एंड सब्सटेंस है, वो सारे जो प्रिंसिपल्स है उसको यूज करके उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने को समझना है। समझ रहे हो बात? अब सबसे पहला प्रिंसिपल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब इसका क्या मतलब पता है? हार्मोनियस का मतलब क्या होता है कि अपने को दोनों चीज को बैलेंस करके चलना है। अभी आपने कभी सर्कस में एक रस्सी पे आदमी चलता है, पता है, बांबू लेके, हाथ में बांबू होता है और बांबू को बैलेंस करते करते दोनों तरफ से बैलेंस करके वो रस्सी पे चलता है, वन वन बाय वन। जैसे कैटवॉक होता है ना, वैसे रस्सी पे चलता है, तो दोनों चीज बैलेंस करता है। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि एक कानून बोलता है हाँ, दूसरा कानून बोलता है ना, तो अपने को बीच वाला रास्ता अपनाना है। तो इसी को बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस हेट स्पीच। यहां पे क्या होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, आपके पास हक है बोलने का, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है हेट स्पीच में। लेकिन आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको किसी की क्या बोलते हैं, किसी की रेपुटेशन डाउन करना या फिर किसी को हर्ट करना, ऐसा अधिकार नहीं है कानून में। समझ रहे हो? तो ये दोनों प्रिंसिपल को बैलेंस करके आपको चलना है। राइट टू स्पीक, राइट टू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, लेकिन आप हेट स्पीच में नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना है, बीच वाला रास्ता चुनना है। अगर मेरे साथ कोई अन्याय होता है तो मैं आवाज उठाऊंगा, मैं कोर्ट के दरवाजे ठोक सकता हूँ कि जज साहब मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं किसी का बुरा ये नहीं कर सकता कि उसका रेपुटेशन डाउन हो जाए, वो आदमी को गलत तरीके से मैं फंसा लूं वगैरह वगैरह। तो ये मेरा अधिकार नहीं है। अपने को बीच में बैलेंस बना के चलना है। तो अगर क्या होता है, दो दो कानून है, एक बोलता है हाँ, दूसरा बोलता है ना, तो अपने को बीच वाले रास्ते से हमेशा जाना है। तो यहाँ पे क्या कहता है, कोर्ट विल बैलेंस बोथ बाय सेइंग यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन बट यू कैन नॉट स्प्रेड हेट। यानी कि आप ऐसी कोई भी चीज नहीं बोल सकते जिससे सामने वाले को गुस्सा आए, लेकिन आपके पास बोलने का अधिकार है। तो आपने को बीच वाले रास्ते से जाना है, दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए, जैसे रस्सी पे आदमी चलता है बांबू लेके, वैसा। समझ रहे हो? अब ये केके वाला एक केस लो है, स्टेट ऑफ मद्रास एंड केरला। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट व्हेन देयर इज अ सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लीगल प्रोविजंस वी शुड फाइंड बैलेंस बिटवीन देम सो दैट वी कैन गो स्मूथली। समझ रहे हो? अभी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप हेट स्पीच भी नहीं कर सकते। समझ? तो अपने को बीच में रास्ते से जाना है, अपने को भाईचारा बना के आगे बढ़ना है। समझ लो, किसी के साथ मारपीट झगड़ा बिगड़ी नहीं करना है। अगर आपके साथ गलत होता है तो आप कोर्ट में जाइए, लेकिन आपके पास राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप किसी का हेट स्पीच नहीं कर सकते जिससे सामने वाले को गुस्सा है। दूसरा है अब ये वाला डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताऊं। देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब झगड़ा होता है, यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे कानून का जो रियल पर्पस है ना, वो जानने की कोशिश की जाती है। जब कोई ऐसा चीज हो जाता है कि भाई सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कानून का एक्चुअल में पर्पस क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। अब देखिए मैं आपको बताऊं। देखिए, इफ अ लॉ मेनली बिलोंग्स टू अ वैलिड लिस्ट इट रिमेन्स वैलिड इवन इफ इट टच द अनदर सब्जेक्ट। अभी मैं आपको, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वाला बहुत सही केस लॉ है, मेरे को अच्छे से मिल गया। बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट पता है आपको? वो अल्कोहल का उसने बैन किया, तो ये स्टेट सब्जेक्ट हो गया। स्टेट मतलब क्या होता है, गुजरात स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, राइट? महाराष्ट्र समझो, कोई अगर समझो मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, महाराष्ट्र ने स्टेट को अपना अल्कोहल यानी कि जो दारू है उसको बैन कर दिया। दारू बैन करने से क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, आवक और जावक, वो भी बंद हो गई। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। समझ रहे हो? स्टिल इट इज वैलिड। देखिए, अभी मैं स्टेट हूं, मैं महाराष्ट्र हूं, मैं स्टेट हूं, मैंने दारू पे वो पाबंदी लगा दी। अब दारू पे पाबंदी लगा दी यानी कि दारू को बैन किया महाराष्ट्र में, तो मेरे ये
काम की वजह से किसको असर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि दारू की क्या बोले, इनकमिंग और आउटगोइंग बंद हो जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दारू का बंद हो जाएगा। तो काम मैं कर रहा हूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी असर हो रहा है थोड़ा सा। तो ये वैलिड है दोस्तों, क्योंकि यहां पे मेरा काम है लोगों की जान बचाना, दारू को बंद करना। अब अभी थोड़ा बहुत तो टच होता है ना दूसरे को। मैं स्टेट हूं, मेरा काम है स्टेट के अंदर काम करना, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ऐसा टच हो जाता है तो चलता है। समझ रहे हो? अभी यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, ये चीज वैलिड है। भले महाराष्ट्र ने दारू बंद किया, थोड़ा सा असर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हुआ, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई। तो ऐसे में चलता है, क्योंकि यहाँ पे पर्पस क्या है दारू को बंद करने का, कि भाई लोगों की जान बचे। ठीक है, दारू को बंद करने का पर्पस ही यही होता है कि भाई लोगों की जान जो है वो बच जाए, क्योंकि यहाँ पे मेन पर्पस क्या था? दारू को बंद करना, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए ये मैंने पूरा बनाया है आप लोग के लिए दोस्तों। दूसरा है कलरेबल लेजिस्लेशन। अब इसमें क्या होता है? इफ गवर्नमेंट कैन नॉट डू समथिंग डायरेक्टली, इट इज नॉट अलाउड टू डू इट इनडायरेक्टली। अगर कोई चीज गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकती, तो वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकती। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए ये एग्जांपल को सीरियसली मत लेना। ये देखिए, स्टेट जो है वो दारू को बंद कर सकता है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं। समझो स्टेट जो है वो दारू बंद नहीं कर सकते, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? इसको सीरियसली मत लेना। स्टेट दारू बंद कर सकती है क्योंकि उसका अधिकार है ये, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि समझो स्टेट के पास दारू बंद करने का अधिकार नहीं है, बिकॉज ये दारू बंद करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सिर्फ एग्जांपल है, सीरियसली मत लेना। स्टेट गवर्नमेंट के पास दारू बंद करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब स्टेट यहाँ पे क्या करता है? कलरेबल लेजिस्लेशन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने दारू पे इतना 1000 गुना टैक्स लगा दिया दारू पे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे दारू का बिकना ही बंद हो जाएगा, लोग खरीदेंगे भी नहीं क्योंकि टैक्स बढ़ गया है। समझ रहे हो? कोई बेचेगा भी नहीं क्योंकि टैक्स भरो, ये करो वो करो। तो टेक्निकली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को असर कर रही है। समझ रहे हो? स्टेट के पास दारू बंद करने का अधिकार नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, लेकिन उसने क्या किया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे 1000 गुना टैक्स लगा दिया अल्कोहल पे। तो जाहिर सी बात है अल्कोहल कोई बेचेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज रियल एम इज टू बैन अल्कोहल एंड नॉट टू टैक्स इट। समझ रहे हो? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास दारू बंद करने का राइट नहीं था, फिर भी उसने इनडायरेक्टली उसको बैन करने का ट्राई किया। कैसे इनडायरेक्टली किया? टैक्स बढ़ा दिया 1000 गुना या फिर 100 गुना, जो भी है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये रियल एग्जांपल नहीं है। स्टेट दारू बंद कर सकता है, लेकिन एक एग्जांपल लेके मैं आपको बोल रहा हूं। तो इसने इनडायरेक्टली क्या किया? 1000 गुना टैक्स बढ़ा दिया, तो इससे दारू का आवक जावक बंद हो गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट जो डायरेक्टली नहीं कर सकती, यानी कि जो गवर्नमेंट दारू को डायरेक्टली बंद नहीं कर सकती, वो इनडायरेक्टली भी बंद नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। देखिए, चौथे नंबर का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा पावर्स दैट आर नेसेसरी टू मेक द मेन पावर इफेक्टिव। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अ लॉ गिव्स द गवर्नमेंट पावर टू रेगुलेट ट्रैफिक। कानून जो है वो गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो रोड ट्रैफिक है, रास्ते में जो गाड़ियां है, उसको आप रेगुलेट करो, यानी कि कंट्रोल में रखो गाड़ियों को। दिस इंक्लूड्स द देखिए, अभी समझो मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने आपको पावर दे दिया कि आप गाड़ी को रेगुलेट करें रास्ते में। तो जाहिर सी बात है, रेगुलेट में थोड़ा बहुत तो आ गया ना। आजू बाजू में आप ट्रैफिक सिग्नल बिठा सकते हो, आप रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो, स्पीड बम्पर बना सकते हो, चालान काट सकते हो। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिससे आप मेन चीज कर सकते हो। मेन चीज क्या है? गाड़ियों को कंट्रोल करने की। समझ रहे हो? तो आपके पास क्या पावर है? गाड़ियों को कंट्रोल करने का। गाड़ी कंट्रोल आप कब कर पाओगे? जब आप लोगों को कंट्रोल करोगे। कैसे करोगे? चालान काटोगे, ओवर स्पीड का चालान काटोगे, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आएगी। एक्सीडेंट हो गया तो मोटर एक्सीडेंट के ट्रिब्यूनल में अपना आप केस दाखिल करोगे। समझ रहे हो? तो अगर मैं एक पावर देता हूं, उस पावर को यूज करने के लिए आपके पास बहुत सारे और भी छोटे छोटे पावर आ जाते हैं इनडायरेक्टली। भले वो देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लिखा नहीं होता इनडायरेक्ट पावर, लेकिन वो करना पड़ता है आपको। समझ रहे हो? अभी जैसे मैं क्लास का मॉनिटर हूं, आप लोग बच्चे लोग हैं मेरे, बहुत आवाज कर रहे, मैंने बोर्ड पे नाम लिख दिया, अब आप फिर भी नहीं मान रहे, तो मैं क्या करूंगा? प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगा या फिर टीचर को कंप्लेन कर दूंगा। हालांकि ये ऐसा मेरे को किसी ने बोला नहीं था करने को,
मेरा काम था सिर्फ बोर्ड पे नाम लिखने का कि जो आवाज करे उसका बोर्ड पे नाम लिखो, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते तो मेरा जाहिर सी बात है मैं टीचर को भी कंप्लेन कर सकता हूँ। समझ रहे हो, ये मेरे को किसी ने बोला नहीं था। क्लास जिन्होंने मेरे को मॉनिटर बनाया, इन्होंने भी मेरे को एक्सप्रेसली नहीं बोला था कि ऐसा करना है तुमको, कि प्रिंसिपल को नाम देना है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉनिटर होने का जो पावर है उसको इफेक्टिवली यूज कर रहा हूँ, राइट। तो गवर्नमेंट अगर पावर देती है किसी गवर्नमेंट पावर देती है कि भाई ट्रैफिक को रेगुलेट करो, तो रेगुलेट में सब आ गया, चालान काटो, फिर सिग्नल को बिठाओ, फिर अपना ट्रैफिक पुलिस को नौकरी दो। समझ रहे हो, कोई अगर वायलेट करता है तो उसको फाइन लगाओ। कभी कभी बीएमसी वाले गाड़ी उठा लेते हैं रास्ते में से, जो बाइक वाइक होती है वो। तो ये सारी चीजें आ गई जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल का पावर इस्तेमाल करने के लिए आपको बाकी सारे पावर्स भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये बोलता है चौथा नंबर, बिकॉज वी हैव टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन इन वाइडर सेंस एंड नॉट द नैरो। देखिए, इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई आपके पास एक चीज है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक आ जाती है। अब पांचवे की बात करते हो तो बोलता है ऑक्यूपाइड फील्ड। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी मेड द लॉ ऑन अ सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक अनदर लॉ ऑन द सेम टॉपिक। अभी समझो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एक कानून ऑलरेडी बना हुआ है फलाने टॉपिक पे, तो उसी फलाने टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है ना, जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। एक बेंच पे एक ही जन, एक कुर्सी में एक ही आदमी बैठ सकता है ना, दूसरा पे बैठ सकता है क्या? नहीं। तो अगर वो कुर्सी ऑलरेडी पैक है तो आप दूसरा थोड़ी बैठ पाओगे। तो उसी तरह अगर कानून ऑलरेडी बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बना सकती है दूसरा। समझ रहे हो, क्योंकि कुर्सी पैक है, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता उसमें। एग्जाम्पल, इफ पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ ऑन अ टेलीकम्युनिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक सेपरेट मोबाइल नेटवर्क प्रोविजंस। समझ रहे हो। रेसिड्यूरी पावर्स नंबर 6, एनी सब्जेक्ट विच रेसिड्यूरी का मतलब क्या होता है? देखिए, वैसे तो हमारे भारत में देखिए 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और ये तीनों लिस्ट में जो नहीं आता वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यानी कि ऐसा कोई भी टॉपिक जो कहीं पे फिट नहीं होता वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। समझ रहे हो, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे भारत में 3 लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो डिफेंस का पावर है, रेलवे का पावर है, फॉरेन अफेयर्स का पावर है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसमें पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, फिर वो दारू वारू अपना लीकर वीकर सब हो गया। कॉन्करेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती है, उसमें एजुकेशन हो गया, क्रिमिनल हो गया। ये आप जरा एक बार देख लेना, हो सकता है शायद आगे पीछे हो गया हो, क्योंकि मैंने बहुत फटाफट बनाया ये। तो अभी देखिए, साइबर क्राइम जो वो नया टॉपिक है, ये तीनों लिस्ट में क्या आता है? डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, ये स्टेट लिस्ट में आ गया, पुलिस आ गया, एग्रीकल्चर आ गया। कंकरेंट लिस्ट में क्या हो गया? एजुकेशन हो गया, क्रिमिनल हो गया। लेकिन अभी साइबर क्राइम जो है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो साइबर क्राइम जो है वो नया नया टॉपिक अभी आया है। समझ रहे हो। तो ये इस पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइबर क्राइम जो है नया टॉपिक है, उसकी जगह पे और भी कुछ हो सकता है। समझो एलियन के ऊपर कानून बन गया, एलियन, वो तो कहीं नहीं लिखा, तीनों लिस्ट में नहीं लिखा कि भाई कौन बनाएगा कानून इसमें। तो ये ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला अधिकार बनता है, यानी कि जो मुख्य मतलब आई मीन प्राइमरी उसका राइट है कि भाई उसके ऊपर वो कानून बनाएगी। समझ रहे हो। तो इसमें और एक एग्जांपल है, व्हेन द इंटरनेट वाज नॉट इन्वेंटेड इट वाज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिड नॉट एग्जिस्ट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट गॉट द पावर टू मेक प्रोविजंस ऑन साइबर क्राइम। समझ रहे हो। तो जो कहीं नहीं आता वो किधर जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तीनों लिस्ट में आपको देखना है, तीनों लिस्ट में वो कैटेगरी जो टॉपिक है वो फॉल कर, आई मीन क्या बोलते हैं, तीनों कैटेगरी में वो टॉपिक इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो किधर जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधा बात। इसको बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर। पॉइंट नंबर 6। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। When a new judgment change a legal rule, it only applies to the future cases, not past cases. देखिए, कोई भी कानून जब बनता है, अब आज कौन सी तारीख है? 5 तारीख है, 5 मार्च, ठीक है। अब आज कोई अगर कानून बनता है तो वो आज से फ्यूचर में लागू होगा, पास्ट में लागू नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो भाई केस चलते रहते 100 1000 साल तक, आदमी केस फाइल ही नहीं करता फिर, क्योंकि उसका 7 पीढ़ी खत्म हो जाएगा। 1000 साल मतलब बहुत होता है, 100 साल भी बहुत होता है।
तो आज अगर कोई कानून बनता है तो आज आज से अप्लाई होगा, यानी कि आज से जो भी भविष्य में केसेस फाइल होंगे उस केसेस में नया कानून अप्लाई होगा। If Supreme Court changes the rule about how elections are conducted, the new rule will not affect the past election, only future ones. अगर आज कोई इलेक्शन के लिए आज कोई नया कानून बनता है तो आज से भविष्य में अप्लाई होगा, ना कि पास्ट में, समझ रहे हो। अब 8वां नंबर बोलता है, इफ अ सेंट्रल एंड द स्टेट लॉज ऑन द सेम सब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, द सेंट्रल लॉ विंस। देखिए, अभी एक ही टॉपिक पे दो कानून है, एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, दूसरा कानून स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। तो अभी प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों में से किसका कानून माने। यहाँ पे आपको अगर ऐसा होता है ना कि दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कानून बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना कानून बनाया है, तो यहाँ पे दोनों में से सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गैम्बलिंग पता है आपको, स्टेट गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग को परमिशन दिया है कि भाई आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है कि भाई आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून को ज्यादा इज्जत मिलता है, इसी को बोलते हैं पॉइंट नंबर 8। ये यहां तक क्लियर है आपको? कोई भी डाउट है मेरे को पूछिए कमेंट में। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉइंट नंबर 9। इफ द लॉ वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट इट बिकम्स इनएक्टिव बट नॉट रिमूव। देखिए, कोई कानून बनता है लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो है हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट देती है ना, उसको अगर वो वायलेट करता है, यानी कि उसको असर करता है गलत तरीके से, तो उसको निकाला नहीं जाता, वो उधर ही रहता है, लेकिन उसको अपना इनएक्टिव कर दिया जाता है, यानी कि वो सर्विस में नहीं रहता। जब उस पर अमेंडमेंट हो जाएगा, इफ दैट इश्यू इज रिमूव्ड बाय द अमेंडमेंट देन इट बिकम्स वैलिड अगेन। उस कानून को पूरी तरह से हटाया नहीं जाता, थोड़ा बहुत वर्ड्स को ऊपर नीचे करके उसको वैलिड बनाया जाता है। देखिए, कानून बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कितनी बड़ी किताब है, पता है आपको, बहुत सारे आर्टिकल्स है उसमें। अगर एक आध आर्टिकल ऐसा होता है जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए, तो आर्टिकल को पूरा खराब नहीं बोलते हम लोग, समझ रहे हो। अभी अगर आप सैंडविच बनाते हो, उसमें आलू होता है, कभी कभी अंदर से काला निकलता है, तो पूरा आलू थोड़ी फेंकते हो, आप काला हिस्सा काट देते हो ना, समझ रहे हो। जो अच्छा है उसको तो आप खा सकते हो। उसी तरह इसमें भी होता है कानून में, कि भाई कोई ऐसा आर्टिकल, ऐसा कानून बन गया जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, और आपको उसको उसको अगर आप वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको यूज में नहीं रखा जाता, लेकिन उसको निकाला नहीं जाता पूरी तरह, उसको रखा जाता है लेकिन उसको यूज नहीं करते। जब अमेंडमेंट होगा, उसका अमेंडमेंट होने के बाद उसको वापस उसको आप यूज कर सकते हैं जब वो प्रॉपर बन जाता है। तो यही प्रिंसिपल है जिसके मदद से जो कोर्ट है जो और जो आम आदमी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन कर सकता है अच्छे से, राइट। तो अगर आपको कोई भी, देखिए मैंने बहुत मेहनत किया है यार, फटाफट बनाया है, इसमें शायद आगे पीछे भी हो सकता है, तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया आपको। कोई भी डाउट आप मुझे पूछे, शुक्रिया।